वागड़ का एक युवा जो सिर्फ 8 महीनों में नीट जैसा एग्जाम को क्लियर किया। नीट जैसे इंडिया लेवल के इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को घर बैठ के क्लियर करना, और वो भी उस टाइम पर जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो वो बहुत समस्या थी। तो आप 2 बार पहले असफल हुए, तब जाके आपको इतना जोश आया कि अब इस बार तो या तो फिर नीट या फिर मैं। डिपो बस स्टैंड पे मैं आ चुका था कि मेरे को घर आना है, मेरे को नीट वेट कुछ नहीं करनी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, मैं वो एग्जाम दूंगा और वो कर लूंगा। उस टाइम पर मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर तू आज घर आ गया लौट के, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो तू रहेगा या मैं, बट अगर तू इस घर में आया तो मैं वापस इस घर में नहीं रहूंगी, इसलिए तेरे को तू मर जाए भले वहां पे, बट तेरे को वहां रहना ही है, तेरे को वो संघर्ष करना ही है और तेरे को ये सब चीजें करनी है। क्योंकि वही है कि कुएं का मेंढक जब बाहर निकलता था, उसे समझ में आता कि तुम जो पढ़े आज दिन तक, जो तू क्लास का टॉपर था, तू वहां जाके कुछ नहीं है। वो वहां जाके मेरे को समझ में आया कि वहां अपने से भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे। तो कहीं ना कहीं शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसकी छलांग और कितनी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही बात है। बट उसके बाद वो 8 महीने जो जोश था, वो जोश मतलब वो पढ़ाई का जुनून, वो जोश मेरे खुद के अंदर कहां से आया वो मेरे को नहीं पता था। बट एक बार वो रहता है कि एक बार सेटबैक लगने के बाद जो कमबैक होता है। आपने नीट में जाके अब आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपका 3rd ईयर चल रहा है, तो आपने एमबीबीएस चुनने के पीछे क्या रीजन रहे? वो मतलब बहुत अच्छा होता है। तो वही था कि मैंने जब घर पे परिस्थितियां देखी कि मेरे सिलेक्शन की नीड मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को है, बट उन्होंने मेरे को नहीं बताया, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मेरा एक अच्छी आदत मान लो या बुरी, बट जिद्दी हूँ मैं, बहुत जिद्दी। तो आज हर स्टूडेंट जब ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उसमें एक डर रहता है रैंकिंग का। तो वहाँ पे रैंकिंग के बारे में हमें कुछ बताओ कि वहाँ पे कैसे क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक किसी किताब के 15 पेजों को रोज पढ़ेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस चीज को भूल जाएगा। उस लेवल की तैयारी कर रही थी। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि आप एक एमबीबीएस करते हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं। शायद मैं मात्र ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके 1 लाख के आसपास की फैन फॉलोइंग टोटल सोशल मीडिया पे मिलाकर। बट एक चीज अंदर से हमेशा हिट करती थी कि अपन किसी से कम नहीं है। आपकी इस पूरी सक्सेस या फिर लाइफ चेंजिंग के साथ में आप आध्यात्मिकता या भगवान का कितना सपोर्ट मानते हैं? बट फिजिकल रैंकिंग अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। पहले ऐसा रहता था कि चाटे मार दी, किसी ने लात मार दी। हमेशा से मेरा ये रहा है कि पैसे से ज्यादा मेरे को नाम कमाना है। तो वही सब चीजें सोचकर मतलब हमेशा आंखों में आंसू होते थे और मैं सोता था। अगर 1 साल मेहनत करने से आप अपनी और अपनी पूरे परिवार की कंडीशन बदल सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकते हैं, तो 1 साल मेहनत करने में क्या दुख है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वागड़ का एक युवा जो सिर्फ 8 महीनों में नीट जैसा एग्जाम को क्लियर किया, अब ये कैसे संभव हुआ? उनके पेरेंट्स ने उनको क्या सपोर्ट किया और उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करने का टारगेट कैसे लिया, क्या प्लानिंग की? तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज है हमारे साथ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के बड़बड़निया गांव से सुधांशु पुंजोद। सर, आपका इस शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। सर, हम जब आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने 8 महीनों में नीट जैसे एग्जाम को क्लियर किया और साथ में आपका जेई में भी सिलेक्शन हो गया था। तो सर, ये पॉसिबल कैसे हो पाया सर? मतलब रियलिटी है कि 8 महीने वो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन था जिसके अंदर मैंने डेडिकेटेड होकर पूरी तैयारी की थी। जी जी। बाकी उससे पहले भी 1-2 साल मैंने तैयारी की थी, और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उससे पहले कुछ पढ़ाई ना हो। मैंने शुरुआत की थी 2021 में, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था। सब लोग मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, टाइम पास करने में बिजी थे। उस समय मैंने नीट क्या होता है ये जाना था। तब 11th एंडिंग चल रही थी मेरी। तब मैंने ये जाना था कि नीट होता क्या है। वहां से फिर मैंने घर बैठ के पढ़ना शुरू किया, और तब सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए था वो था हिंदी मीडियम। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाला था, हिंदी मीडियम का था। तो उस टाइम पर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शुरू हो चुकी थी, बट हिंदी मीडियम में कोई नहीं था पढ़ाने वाला। बट उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ किया, कहीं से ढूंढा, और हिंदी मीडियम का एक नीट का कोर्स मिला। तो तब वो भी ऐसा था कि हम 2 जनों ने मिलकर वो कोर्स लिया था, कि 5,000 का वो कोर्स था कुछ, और वो भी मैं अकेला नहीं ले पाया था। तो हम 2 जनों ने मिलकर उस कोर्स को लिया था कि दोपहर में खाने से पहले मैं देखूंगा और खाने के बाद वो देखेगा। ऐसा हम 2 दोस्तों ने मिलकर लिया था। तो फिर मैं उस ऐप का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाऊँ, करके मैं सुबह 4 बजे से उठता था और रात की 11-12 बजे तक रेगुलर पढ़ता था, जिसमें से सुबह पूरी वीडियो देख लेता था, शाम को वही किताबों से पढ़ लेता था। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी। बट वही था कि नीट जैसे इंडिया लेवल के इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को घर बैठ के क्लियर करना, और वो भी उस टाइम पर जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो वो बहुत समस्या थी। तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया। 2021 में एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पहले ड्रॉप के लिए उदयपुर मैंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन।
तो वहां भी गया मैं, बट वही था कि पहला पूरा साल ये समझने में ही निकल गया कि नीट होता क्या है। क्योंकि वही है कि कुएं का मेंढक जब बाहर निकलता था मुझे समझ में आता कि तुम जो पढ़े आज दिन तक, जो तू क्लास का टॉपर था, तू वहां जाके कुछ नहीं है। वो वहां जाके मेरे को समझ में आया कि वहां अपने से भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे। उसके बाद मेरे को जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो थी होम सिकनेस की। जैसे ही मैं बाहर गया तब मेरे को ये लगा कि चलो ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। बट होम सिकनेस, घर से पहली बार दूर जाना, सब चीजें खुद से मैनेज करना, सब खुद करना, तो इन सब चीजों को मैनेज करने में मेरा वो पूरा एक साल चला गया। बट फिर जब 2022 में एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब जाके ये समझ में आया कि अब नीट होता क्या है। और जब मैं वो सबसे मतलब अभी तक का मेरा सबसे खराब दौर में से एक था कि जब मैंने एग्जाम दिया, 2 बार कोशिश कर चुका था, तब मतलब वो कंडीशन थी कि मेरे पेरेंट्स ने मतलब वो 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस, 1.5 लाख वहां रहने का खर्चा, ये सब मुश्किल से जुगाड़ के मतलब मेरे को वहां भेजा था। और जब मेरा एग्जाम दिया मैंने, और ऐसा नहीं कि सिलेक्शन से बहुत दूर रह गए थे, बिल्कुल नजदीक आकर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 580 के आसपास मेरे नंबर थे और 590 कट ऑफ गई थी। उस टाइम पे ऐसा रहता है कि 2 क्वेश्चन मेरे और सही हो जाते तो वो 590 नंबर पूरे हो जाते। ठीक है, तो बिल्कुल पास आके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और तब जो घर पे आके मेरे पेरेंट्स के चेहरों पे जो निराशा देखी, वो सब देख के मतलब मेरे को ये लगा कि ये मेरे जीवन का मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है अब तक का, कि मेरे को एक बहुत बढ़िया मौका दिया था, उन्होंने मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल किया था, मेरे को वहां दूर भेजा था पढ़ने के लिए, और मैंने ये बर्बाद कर दिया। यूं करके मतलब कुछ दिन थे जो ऐसे ही बीते कि चलो ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बट फिर एक समय 15 दिन 20 दिन बाद ऐसा आया कि हाँ, अब वापस एक बार उठना है, कमबैक करना है और अब करके देखेंगे। फिर जैसे ही मैं वापस उदयपुर गया कोचिंग करने, तब कोचिंग वालों का भी बहुत सपोर्ट था। ये बोला था कि आप भेजो, हम कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा था कि इतने अच्छे मार्क्स थे तो स्कॉलरशिप में, और यूं करके उन्होंने मेरे को वापस एंट्री दे दी थी बिना किसी फीस को लिए हुए। फिर बाद में कुछ फीस ली, बट ठीक था वो कि हम मैनेज कर सकते थे। बट उसके बाद वो 8 महीने जो जोश था, वो जोश मतलब वो पढ़ाई का जुनून, वो जोश मेरे खुद के अंदर कहां से आया वो मेरे को नहीं पता था। बट एक बार वो रहता है कि एक बार सेट बैक लगने के बाद जो कमबैक होता है वो मतलब बहुत अच्छा होता है। तो वही था कि मैंने जब घर पे परिस्थितियां देखी कि मेरे सिलेक्शन की नीड मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को है, उनको मेरे से बहुत उम्मीदें थी, उनको मेरे से मतलब बहुत विश्वास था मेरे पे कि हाँ ये कर सकता है। बट मैंने यूं था कि 2 साल में विश्वास पर, उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बट अब यूं था कि अब तो या तो इस साल मैं हूं या नीट है। तो बस वही सोचकर मैं वापस गया था। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। मेरा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं कोचिंग जाता था। वहां पर ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कोचिंग चलती है, फिर 1 बजे से शाम दोपहर में 2 बजे से शाम को 7 बजे तक फिर कोचिंग चलती है। तो वो 2 बैच चलते हैं। तो 2 हिंदी मीडियम के बैच थे, एक सुबह और एक शाम को। एक में आगे से कोर्स चल रहा है, एक में पीछे से कोर्स चल रहा है। मेरा यूं कि मैं सबसे पहले कोर्स करूंगा सब में से, और सबसे पहले कोर्स करूंगा तो मेरे को ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा, मैं ज्यादा रिवीजन करूंगा, ज्यादा टेस्ट दूंगा। यूं करके मैं दोनों टाइम जाता था कोचिंग, और दोनों टाइम कोचिंग जाता था। और ऐसा नहीं सुबह 7 से शाम को 7 बजे कोचिंग जाकर आकर थक कर सो गए, उसके बाद भी आकर 4 रोटी 5 रोटी जो खाने की इच्छा हुई खाई, वापस 7:30 8 बजते ही बैठकर रात को 1-2 बजे तक फिर से पढ़ता था, फिर सुबह 7 बजे उठ के वापस कोचिंग। तो इस तरह से मतलब वो 8 महीने जो था वो बिल्कुल ट्रू स्ट्रगल था, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल आराम क्या होता है, या फिर मौज मस्ती क्या होती है, या फिर फोन चलाना क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीजें मतलब बिल्कुल कट आउट हो चुका था मैं इन सब चीजों से। तो आप 2 बार पहले असफल हुए, तब जाके आपको इतना जोश आया कि अब इस बार तो या तो फिर नीट या फिर मैं। तो कहीं ना कहीं शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसकी छलांग और कितनी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही बात है। आपने नीट में जाके अब आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपका 3rd ईयर चल रहा है, तो आपने एमबीबीएस चुनने के पीछे क्या रीजन रहे? मतलब रीजन ऐसा जैसा कुछ नहीं था। पहले कुछ लोगों का होता है कि बचपन से सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मतलब पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल उस प्रवृत्ति का कि बदमाश, मस्ती करवा लो, उन सब चीजों में था। बट जैसे ही 10th खत्म होने आई तब ये समझ में आ गया था कि अब इस दुनिया में लोगों में उसी व्यक्ति की इज्जत है, उसी व्यक्ति को लोग पूछते हैं जो पढ़ रहा है, जो पढ़ के जिसने कुछ किया है उसी व्यक्ति का। फिर ऐसा हो गया था कि अब कुछ करना है। अब क्या करना है वो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट यही था कि 11th में 10th में अच्छे नंबर आए साइंस में, मैथ में, तो मैथ साइंस लेंगे या बायोलॉजी ले लेंगे। पापा के दिमाग में था कि नीट वगैरह करवाएंगे, बट उन्होंने मेरे को नहीं बताया। क्योंकि मैं शुरुआत से ही मेरा एक अच्छी आदत मान लो या बुरी, बट जिद्दी हूँ मैं, बहुत जिद्दी। अगर मुझे यूं हो गया ये करना ही है, मतलब मैं जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं उसका पीछा। तो वही था कि उन्होंने मेरे को नहीं बताया, उनको पता था। अगर अभी बता दूंगा कि बोलेगा अभी मेरे को कोचिंग रखो। और उस समय पर मतलब वो कंडीशन नहीं थी कि 3-4 लाख रुपए बिगाड़ कर मेरे को कोचिंग बाहर रखा जाए ऐसा। तो उन्होंने मेरे को इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं। बस तब यही था कि तू बायोलॉजी ले देखते हैं। उन्होंने लालच ये दी थी कि उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, मैथ्स मेरी फेवरेट थी, मेरे को मैथ ही लेनी थी।
तो उसमें 11-12 में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के एक्स्ट्रा नंबर मिलते जी। हैं। यहाँ बायोलॉजी के भी मिलेंगे, तेरे 12th में अच्छे परसेंट मिलेंगे। ये लालच दी गई थी मेरे को कि तू इस कारण बायोलॉजी ले ले, और मैंने बायोलॉजी ले भी ली। बट वही था, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद फिर घर पे बैठे बैठे क्या करे, फिर वहां से नीट क्या होता है वो धीरे धीरे समझा, प्रिपरेशन की। उस टाइम पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि नीट होता क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, क्योंकि इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें 25 से 30 लाख बच्चे बैठते हैं, वहां अगर आपको 20,000 के अंदर अंदर रैंक लानी, मतलब 1% भी सिलेक्शन रेशो नहीं है। जी तो बिल्कुल। वो बहुत मुश्किल था, मतलब उस समय की एक सही प्लानिंग के बिना उस चीज को करना। तो वही था कि फिर धीरे धीरे चीजें समझी और की। तो सर आपका नीट में भी हुआ था और जेई में हुआ था, तो आप नीट में कर जेई को आपने क्यों नहीं मतलब चुना? वो जेई वाला ऐसा था कि जेई वही जेई मेंस और जेई एडवांस दो एग्जाम होते जी। हैं। तो मेंस निकालने के बाद आदमी एडवांस देता है, और एडवांस में होने के बाद उसको आईआईटी एनआईटी वगैरह कॉलेज मिलती है जी। बीटेक की। तो वो जिसकी मैथमेटिक्स परमानेंट सब्जेक्ट है 11-12 में, उसी को मिल सकती है। बट मेरी मैथमेटिक्स परमानेंट सब्जेक्ट नहीं। जेई तो मैंने इसलिए दिया था कि नीट से पहले जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद नीट का अटेम्प्ट होता है। एक दिसंबर जनवरी में जेई मेंस का होता है, एक मार्च अप्रैल में होता है, और मई में नीट का। तो मेरे को पता था दोनों के पेपर एनटीए बनाता है, तो मैंने सोचा कि मेन चीज को अपन देखें उससे पहले 2 ट्रायल ले लेते हैं। यूं करके वो मतलब 2 ट्रायल बोले खेली थी मैंने जेई मेंस की, दोनों अटेम्प्ट की, और दोनों में मतलब बेहतरीन प्रदर्शन था। जेई मेंस में मैंने फिजिक्स में 99.6 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल स्कोर किए थे, और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट ही नहीं की थी। बिना अटेम्प्ट किए मेरा सिलेक्शन मतलब मेंस में हो गया था, मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई था। तो आपने जब 8 महीनों की तैयारी की थी, तो आपका, जैसे आपने पहले भी मेरे को बताया था, पर एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि आपका डेली का रूटीन क्या होता था? दिल्ली के रूटीन का मतलब यही था कि वो जो पहले वाले साल थे उसमें तो ऐसा सच कुछ फिक्स होता नहीं था, पर दूसरे वाले साल थे उसमें मतलब यही था कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक कोचिंग की क्लासें होती थी। वहां 4 क्लासें होती थी टोटल। उन 4 क्लासों में 1.5 घंटे की क्लास और बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक होता था। तो मेरा ये था कि सब चीजें पहले से पढ़ रखी थी, तो वो 10-15 मिनट के ब्रेक को भी मैं वेस्ट नहीं जाने देता। मेरा था क्लास खत्म हुई, दूसरा टीचर आने वाला, 15 मिनट ब्रेक है। आप नॉर्मली देखोगे तो यही होता है कि बच्चे क्या करेंगे, उन 15 मिनट में बातें करेंगे, बाहर घूमेंगे, वॉशरूम जा रहे हैं, ये सब चीजें। मेरा ये रहता था कि अगला टीचर आए उससे पहले इन 15 मिनट में जो वो पहले पढ़ा के गया उसको खत्म कर लो। क्योंकि अगर थ्योरी का 2 मेन चीजें होती है, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा ये रहता था कि थ्योरी यही खत्म कर दो, थ्योरी का अपन को टाइम वेस्ट ना करना पड़े, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाए। क्योंकि जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन करेंगे उतनी नीट में अपनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैं उस 15-15 मिनट को भी यूज कर वो जो सुबह 7 से 2 बजे का टाइम रहता था उसमें कोचिंग भी खत्म कर लेता था, और उस कोचिंग में जो पढ़ाया उसका रिवीजन भी कर लेता था। फिर जैसे ही मैं रूम पे आता था 2 से 3 बजे 1 घंटा ब्रेक ले लिया। फिर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेरा पूरा फोकस रहता था कि जितनी एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि एनसीईआरटी मेन होती है। अगर नीट को आप क्रैक करना चाहे तो 2 ही नियम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरे रटे हुए होने चाहिए, उनके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए। जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय मतलब एनसीईआरटी की ये हालत करके रखी थी कि अगर एनसीईआरटी की कोई एक लाइन आप बोल रहे हो तो उसकी अगली एज इट इज मैं बोल दूंगा कि वो क्या लाइन है। पूरी एनसीईआरटी आप मतलब ये बोलोगे कोई भी लाइन की ये लाइन है, मैं बोलूंगा इस पेज नंबर पे इस लाइन पे ये लाइन लिखी है। वो तैयारी थी मेरी उस टाइम पे। तो मतलब ऐसा था कि जैसे कि मान लो कोई सेल वाला यूनिट चल रहा है, सेल चैप्टर कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाला है, वो ऐसा कि सेल वहां पढ़ा रहा है तो रोज नोट्स पढ़ रहा है और 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। मेरा ऐसा नहीं रहता। अगर 15 दिन सेल पढ़ा रहे तो भले आज उस सेल के 15 पेज की एनसीईआरटी है तो वहां 2 पेज ही पढ़ाए गए, बट मैं फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक रोज पढ़ता था। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक किसी किताब के 15 पेजों को रोज पढ़ेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस चीज को भूल जाएगा। तो बस वही था कि 15 बार मैं हर किसी चैप्टर को उन 15 दिनों में ही पढ़ लेता था। इस तरह से मतलब मैंने मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी बना रखी थी कि वो बात नहीं आनी चाहिए इस बार नीट 2023 के बाद कि ये बाकी रह गया या मैं ये नहीं कर पाया इस कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब वो सभी चीजें जो करने से नीट में सिलेक्शन होगा वो सब मैं करके जाऊंगा, उसके लिए जो मेहनत लगेगी वो मैं करूंगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हुआ और ये कि एनसीईआरटी मैंने इस चैप्टर की नहीं पढ़ी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीजें मैं नहीं चाहता था देखना वापस। नीट जैसे एग्जाम में जब स्टूडेंट टेस्ट सीरीज की तैयारी करते हैं तो वो टेस्ट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण रखती है? टेस्ट देखो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बट अभी का जो ट्रेंड है, मतलब मेरे बहुत सारे अभी भी ऐसे दोस्त है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद मेरे ऐप पर बच्चों को गाइड करता हूँ, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर गाइड करता हूँ। तो होता है कि दिन में 10-15 बच्चों से तो मेरी बात होती है। सबसे बड़ी गलती, मेजोरिटी जो गलती करती है वो ये रहती है कि आज कोचिंग में 3 घंटे का टेस्ट हुआ, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर वो टेस्ट देने गए। मान लो नीट में सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर 600 माना जाता है 720 में से, तो अगर उनके 600 की जगह 400 नंबर आए, 400 नंबर आते फिर वो दिमाग खराब बहुत पड़ा था पर नंबर नहीं आए, फिर वही डिप्रेशन, फिर वही नेगेटिव थॉट्स की इस बार भी नहीं होगा ये वो। बट
वो ये नहीं देख रहा कि नेगेटिव थॉट से बाहर निकलूं और मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। हर बार यही गलती हो रही है कि पेपर दिया, क्वेश्चन गलत हुए, पेपर फाड़ के फेंक दिया, नंबर कम आए तो। बट सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उस पेपर को एनालिसिस नहीं कर रहे। नीट का मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना, किसी भी एग्जाम का हो, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम केवल टाइम को वेस्ट करो जब तक कि अपनी गलतियों को एनालिसिस ना करो, उन गलतियों के ऊपर काम ना करो, उनको ना सुधारो। जैसे कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो एक मेरी मिस्टेक नोटबुक हुआ करती थी उस टाइम पे कि मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चन को और उनके सॉल्यूशन को मैं लिखूंगा और बाकायदा अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा कि तेरे को ऐसा सोचना था बट तूने ऐसा सोच लिया, इसलिए तेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरह से मैं लिखता था कि अगले टेस्ट से पहले मैं वो कॉपी के जो पेज है वो पलट के जाऊंगा ताकि वो गलती दोबारा मैं वापस ना करूं। तो जैसे जैसे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी, नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो मेन चीज है एनालिसिस करना और अपनी गलतियों पे काम करना। तो आपने जब तैयारी शुरू की, सब्जेक्ट वाइज तैयारी और कठिनाई को सामना कैसे किया आपने? सब्जेक्ट वाइज मतलब ये माना जाता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट होती है, जिसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है कि बायोलॉजी वो स्टूडेंट लेते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है। मेरा शुरुआत से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, तो उस कारण फिजिक्स में मेरे को कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और शुरुआत में ऐसा था कि फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आते थे, कैलकुलेशन हो जाती थी बट ये समझ में नहीं आता था कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाना है, ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आती थी। बट धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए, मेहनत करते गए, वैसे वैसे फिजिक्स समझ में आने लगी। तो फिजिक्स जिनको भी मुश्किल लगती है, जो भी नीट एस्पायरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है कम होता जाएगा। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बात करें अगर बायोलॉजी की, बायोलॉजी का सीधा नियम है 90 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, इसमें से 85 और मिनिमम 80 क्वेश्चन तो सीधी एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। तो अगर आप 90 में से 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप 80 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो सीधी सी चीज है, एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं इतनी 300 पेज की, उनको एक साल के अंदर रट कर गोट कर पी जाओ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। और बाकी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारी सब्जेक्ट में करने हैं। और केमिस्ट्री भी सेम है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम बायोलॉजी वाला अप्रोच और फिजिकल केमिस्ट्री का सेम फिजिक्स वाला अप्रोच। तो आप जैसे 2 बार असफल हुए और आप डिमोटिव हुए, तो आपको वापस आपके लाइफ में मोटिवेशन आने के लिए आप क्या, किसको मेंटर मानते थे या किसकी सलाह लेते थे? नहीं मतलब सलाह का तो ऐसा कुछ नहीं है। तब उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था कि मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन, आज मेरी बहन तैयारी कर रही है तो उसको मैं बताता रहता हूँ हर 2-3 दिन में कि तेरे को ये करना है, ऐसे करना है। उस टाइम पे ऐसा कोई बताने वाला मेंटर तो नहीं था, बट 2-3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको यूट्यूब पे मैं देखता था और उनको देखकर मतलब मेरे को समझ आता था, मोटिवेट होता था कि इनकी स्ट्रेटेजीज मेरे को यूज करनी है। या फिर हमारे जो टीचर थे कोचिंग के, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट थे, बहुत उनका जो नॉलेज था उसका बहुत मैंने यूज किया और बहुत सपोर्टिव थे वो मेरे लिए। मतलब हमारी पर्सनल ऐसी पहचान हो गई थी कि वो मेरे को छोटे भाई की तरह रखते थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पर। और मेन जो मेरा मोटिवेशन का सोर्स था वो मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा हमेशा से मोटिवेशन का जो सोर्स रहा है वो मेरे माता पिता रहे। आज मेरे को जीवन में कुछ भी करना है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब उनके लिए कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए। क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो संघर्ष किया, उनके खुद के जीवन में जो संघर्ष किया, वो मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा रहता है कि कई लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और उन्होंने अपने माता पिता को सक्सेसफुल देखा या फिर उनके पास अच्छे पैसे देखा है। मैं क्लास 10 तक था, जब तक मैं समझदार बन चुका था तब तक मैंने मेरे पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है और आज दिन तक वो कर रहे हैं। आज दिन तक चाहे मैं जो मेरी मौज है, जो मेरे शौक है वो पूरे कर लूंगा, बट वो आज दिन तक वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बस वही है कि उनके संघर्षों को कम करना, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। इस नीट जैसा एग्जाम, उसको एग्जाम के कंपटीशन में लगभग पूरे भारत देश में 25 लाख स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मुश्किल से उसकी सीट्स जो रहती हैं वो 1% के हिसाब से रहती हैं। और आपका सिलेक्शन हुआ और आपको MBBS कॉलेज मिला, तो उसका सफ़र की शुरुआत कैसी रही? और जब आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ तो कौन से कॉलेज में हुआ और वहाँ का सफ़र कैसा रहा आपका? तो मतलब यही था कि सिलेक्शन होते ही एक बार तो मतलब ये था कि चलो कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। आज सबका सपना यही रहता है हर नीट एस्पायरेंट का कि मेरे को एम्स दिल्ली मिले या कोई भी एम्स मिल जाए, बट ये तो संभव नहीं है क्योंकि 50 सीट है बस एम्स में। तो यही था कि सपना बहुत बड़ा था, मेहनत भी बहुत की थी, बट वो 3 घंटे जो होते हैं जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो उसमें यह था कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर, मेरी तैयारी उस लेवल की थी उस समय पर, मैंने इतने क्वेश्चन कर रखे थे, इतनी बार किताबें पढ़ रखी थी कि वो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर में केवल 1.5 घंटे में करके बैठ गया था। मतलब वो फिजिक्स जिसको करने में लोग के 2 घंटे लग जाए उसके बाद भी उनसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, वो मैं 20 मिनट में वो फिजिक्स मैंने सॉल्व कर ली थी। उस लेवल की तैयारी करी थी, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे समय में ये हुआ कि
जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, हार्ड थे, उनको भी तो मैंने बहुत अच्छे से किया, बट जो बिल्कुल इजी थे, जिसमें मतलब कुछ सोचना ही नहीं था, वो क्वेश्चन 10-15 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने आते हुए गलत कर दिया। तो ऐसा था कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद थी, वो तो मैं नहीं ला पाया, बट ऐसे नंबर आ चुके थे कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट एंट्री मिल जाए। उस साल मतलब रैंक का भी बहुत ऐसा हुआ था कि मेरे 630 मार्क्स आए थे, तो 630 मार्क्स पर पहले साल जो थी वो 7-8 हजार के आसपास रैंक थी, और मेरी आई थी 13,900 के आसपास। तो रैंक का भी वो हुआ था। तो फिर ठीक है, चलो जो भी था, मेरे को एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और रतलाम घर से भी पास में ही है, तो फिर मैंने रतलाम मेडिकल कॉलेज को लिया था। और सफर वहां भी मतलब ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जाते बिल्कुल सब चीजें मेरे लिए नई थी, कि 12 तक सब चीजें अलग चल रही है। वहां जाके देखा तो एक सीनियर जूनियर वाली रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करके रखना है, वहां के टीचर्स अलग है, वहां की फैसिलिटीज अलग है, वहां का एनवायरमेंट जो है वो यहाँ से बिल्कुल अलग है। अगर आप उस मेडिकल कॉलेज में आके देखोगे तो यहाँ की चीजों और वहां की चीजों में दिन रात का फर्क है। तो वो सब चीजें जब मतलब देखी तो शुरुआत में कुछ डर भी लगा, घबराहट भी होती थी, ऐसा कि अपन तो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आज वहां जाके कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। बट एक चीज अंदर से हमेशा हिट करती थी कि अपन किसी से कम नहीं है। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं एक छोटे से गांव जहां से मतलब किसी ने नीट क्या होता है वो सोचा भी नहीं होगा, वहां से निकल कर अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ आकर भी अपन पीछे तो नहीं हटने वाले, कुछ अलग करेंगे। और वाकई मैंने करके दिखाया। आज 2 साल हो चुके उस मेडिकल कॉलेज में, शायद मैं एकमात्र ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके 1 लाख के आसपास की फैन फॉलोइंग है टोटल सोशल मीडिया पे मिलाकर। और बहुत अच्छा खासा मैंने अपना सेटअप बिल्ड कर लिया है। तो वही है कि जब गए तब डर था कि क्या होगा, कैसे करेंगे, बट आज ऐसा है कि आज वहां पे भी सुपेरियर है और टॉप करके खड़े हैं। तो ऐसा है, सच कुछ नहीं है, बस शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि रैगिंग वेगिंग का होता था और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप और वहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो सूट करना बहुत मुश्किल था। तो ये सब चीजें थी स्टार्टिंग की। तो आज हर स्टूडेंट जब ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उसमें एक डर रहता है रैंकिंग का। तो वहाँ पे रैंकिंग के बारे में हमें कुछ बताओ कि वहाँ पे कैसे क्या होता है। अब मतलब शुरुआत में तो बहुत रैगिंग होती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। जैसे कि मेरे बाद अब 2 जूनियर बैच और आ गए हमारी कॉलेज में, तो अब तो मतलब रैगिंग ना के बराबर, मतलब ये कह सकते हैं कि रैगिंग अब बची नहीं, उसको अपन नॉर्मल इंटरेक्शन कह सकते हैं, जो कि जरूरी है। क्योंकि आप मानो जैसे कोई जूनियर बैच आया है, अब उस जूनियर बैच के भी 180 बच्चे हैं, अब उन 180 का जब तक हमारे 180 बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वहां उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये रहता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हर कॉलेज का एक फिक्स पैटर्न रहता है। उस पैटर्न में ही आपको इंट्रो देना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, ये सब चीजें होती है। और बाकी की थोड़ी सी रेस्पेक्ट देनी पड़ती है आपके सीनियरों को, वो इस फील्ड में मतलब कंपलसरी है। अगर आप किसी अपने सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो शायद उससे आपको कोई फायदा होगा ये आप सोच नहीं सकते हो। और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है और नॉर्मल इंटरेक्शन चलता है। डिटेल में मतलब इस बारे में अपन डिस्कशन यहाँ अभी करना पॉसिबल भी नहीं है, बट चलता रहता है नॉर्मल जो इंटरेक्शन है वो। बट फिजिकल रैगिंग अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। पहले ऐसा रहता था कि चाटे मार दी, किसी ने लात मार दी, बट अब ऐसा नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में। बट नॉर्मल जो इंटरेक्शन है, कभी कभार मतलब ऐसा कि थोड़ा बहुत डरा दिया, जोक्स बुलवा लिए, ऐसा है कि जूनियरों को डांस करवा दिया, गाना गाने को बोल दिया, ये सब चीजें आज भी थोड़ी बहुत चलती हैं। और ये जरूरी भी है ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो। शुरुआत में मतलब हमें भी डर लगता था, कोई सीनियर आ गया आप क्या करेंगे, बट 2-3 महीने बाद जैसे ही हम वहां रहने लगे हमें भी मजा आने लग गया कि चलो ये अपने सर है, ये बॉस है, ये आ रहे हैं, इनके साथ अब मिल के थोड़ी देर मजे करेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे। और जब आप घर से इतना दूर कहीं रहने जाते हो तो ये जरूरी होता है कि एक फैमिली एनवायरनमेंट बने। तो बस वही है कि धीरे धीरे वहाँ का एनवायरनमेंट सूट हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप एक MBBS करते हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं। और आपका जहां तक आपने बताया तो लगभग 75 के आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं और लगभग 15 के आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबेशन है, और आप उसके माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और गाइडेंस दे रहे हैं। साथ ही में आपका एक सुधांशु MBBS करके एक आपका खुद का ऐप भी, एप्लीकेशन भी है, वहां पे आप कोर्स सेल करना अभी एक शुरू किया है और बाकी आप आगे की आपका वर्क चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे कर पाते हो? मतलब ये है कि शुरुआत में जो सोच थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे, बट ऐसा था कि जब मैंने तैयारी की, मैंने आपको बताया कि हिंदी मीडियम वालों के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है। और मैंने ये बताया कि मेरे को कोई ये बताने वाला या गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज मतलब ऐसा है कि जैसे ही मैंने नीट को क्रैक किया, मेरे को ये था कि अब घर बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि कॉलेज में भी आप जब जाओगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतना नहीं पढ़ना होता है। आप मुश्किल से 2-3 घंटे भी अगर पढ़ोगे रोज का, और रोज की क्लासेस जा रहे हो तो ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा है।
इतना वहां पर कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि यही है कि जब आप वहाँ कॉलेज में जा रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो और एक नए एनवायरनमेंट में गए हो, आपकी एक नई लाइफ शुरू हुई है एमबीबीएस में जाने के बाद, जी, जी। तो सब उसको एक्सप्लोर करने में, और कई बार ये होता है कि लोग घूमने फिरने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने में बिजी रहते हैं। मैंने सोचा इस टाइम को सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो तीन चीजें दिमाग में चल रही थी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, कोई ये गाइड करने वाला नहीं है, शायद वो मुझे सुनेंगे कि कोई गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम से था, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसने नीट और जेई जैसे एग्जाम को क्रैक किया, तो शायद मैं आज 1000 बच्चे मेरे को सुन रहे थे, उसमें किसी एक के लिए मोटिवेशन बन जाऊं और क्या पता मेरे कारण उसकी नीट क्रैक हो जाए। ऐसा मेरे को लगता था उस टाइम पे। और ऐसा था कि मेरे को यूं था कि एक सर्व करना था, कि जितने लोग मेरे को देख रहे हैं उनको मैं सर्व करूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं सर्व करूं, जी, जी। और उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मैं दे पाऊं। तो शुरुआत में एक बिल्कुल छोटी सी शुरुआत थी एक यूट्यूब चैनल से, और यूट्यूब चैनल की शुरुआत मैंने की थी मेरे नीट में सिलेक्शन होने के 2-3 महीने बाद, और उस पर मैंने सबसे पहले मेरे जर्नी का वीडियो डाला था, कुछ स्ट्रेटेजीज की वीडियो डाली थी। बट आजकल सोशल मीडिया इतना हाई लेवल पे पहुंच गया है कि आप अगर नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर कर नॉर्मल कैमरे से बिना माइक की कोई वीडियो डाल रहे हो, कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है जहां लोग आपको पीछे छोड़ने के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर नहीं चला, कुछ नहीं चला, 200-300 सब्सक्राइब हो रहे थे, वो भी आसपास जानकार जो लोग थे उन्हीं ने किया था, और ऐसा था। और कुछ जो हमारी कोचिंग में पढ़ते थे, मेरे को पहले से जानते थे, उन लोगों ने कर दिया। बट ये चीजें ऐसा जितना सपोर्ट नहीं था, जो सोचा था वो चीजें नहीं देख पा रहे थे। फिर जैसे ही कॉलेज में गए तो फर्स्ट ईयर में वही थोड़ा सा सीनियर जूनियर वाली चीजें होने लगी, तो चीजें अपलोड नहीं कर पाते थे, डर था, तो कभी कभार छुप के बीच में यूट्यूब पे चीजें डाल दी, ऐसा था। बट उस टाइम तक ऐसा जैसा नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है। इंस्टाग्राम पर तो वीडियो अपलोड कर भी सकते हैं, वहां से भी अर्निंग होती है, वहां से भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ये चीजें नहीं पता थी। और धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर में जैसे ही आया, अब मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद सीनियर बन चुका था। फिर मैंने शुरू किया इस चीज को समझना, धीरे धीरे मैं चीज को समझा, यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता गया। बट यही है कि लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर चलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि अब शॉर्ट वीडियो से पहले एक बार अच्छी ऑडियंस गेन करते हैं, उसके बाद वो अगर एक बार ऑडियंस को ट्रस्ट हो गया तो वो शॉर्ट फॉर्म में भी आने लगेगी, ठीक है। तो फिर मैंने धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किया। बट वही है कि 1000, 1500, 2000 व्यूज आते थे, और जब आप आपके फेलो क्रिएटर्स को देखते हो जिनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं, तो उनके सामने अपन यूं महसूस करते हैं कि यार इनके सामने अपन क्या है। बट यही था कि फिर उस समय मैं संघर्ष कर ही रहा था इन सब चीजों में, और मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। एक बार मैंने यूं सोच लिया कि मेरे को ये करना है, मेरे को टॉप क्रिएटर्स के अंदर अपना नाम बनाना है, तो जब तक मैं वो नहीं करूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं होगी। तो मैंने चीजें करता गया, बहुत प्रयास किए। मतलब मैं बता रहा हूँ, आज एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, डालना, कम से कम 6-7 घंटे की मेहनत है। और ऐसे 500 से ज्यादा वीडियो मैं खुद बना चुका था और मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल चुका था। तो वहां से मुझे ये समझ में आ चुका था कि अब करना क्या है। जैसे कि वो बल्ब बनाने वाली स्टोरी है, उससे मेरे को ये पता पड़ गया था कि ये चीजें तो नहीं चलने वाली है सुधांशु, कुछ ऐसा तेरे को करना है जो अब तक कहीं आया ना हो, यूट्यूब पर कुछ यूनिक हो, या फिर उस चीज को क्लिकेबल बनाना है कि लोग को देखना ही पड़े, ऐसा। तो उस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, और उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आया था, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक वो अंदर से डर था कि यार इंस्टाग्राम पे आएंगे, सब लोग चलाते हैं, देखते हैं, क्या सोचेंगे अपने बारे में, मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि शुरुआत में जब आपके बहुत कम फॉलोवर रहते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर रहते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, ये देखो यूट्यूबर आ गया। इस तरीके से मेरे बहुत मजाक उड़ाए। बट मैं यही सोचता था कि ये अपने जीवन में अपन को क्या करके दे रहे हैं। अपन ने कुछ सोचा है कि लोगों को सर्व करना है, वो अपने से इंस्पायर हो। और एक ये भी था कि खुद से, मतलब ऐसा नहीं कि आज से 5 साल बाद भी अगर जेब से खर्चा निकालना हो तो घर से पैसा लेना पड़े। ऐसा था कि कुछ खुद भी कमा ले, ऐसा करना था। क्योंकि वो तो हर व्यक्ति जो आज काम कर रहा है उसके मन में रहता है कि मैं पैसा कमाऊं। तो वही दो चीजें थी कि सर्व भी करना है, पैसा भी कमाना है। जी बिल्कुल। तो ना कोई पैसा आ रहा था ना कुछ नहीं। और आप सोचो कि एक बार 500 वीडियो कोई व्यक्ति डाल चुका है और उसको 5 रुपए भी उस चीज से ना मिले हो, तो वो कैसा महसूस करेगा। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे को था कि एक न एक दिन, मैं ये जानता हूं सर कि आप जब संघर्ष करते हो तो एक दिन वो किरण आपको सफलता की जरूर दिखेगी कि आपने जो किया उन सभी मेहनत का आपको फल मिलेगा। क्योंकि हर चीज भगवान देखता है। आज आपके साथ जो भी हो रहा है सब गॉड्स प्लान है, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब उनका दौरा पहले से तय है। बस आप तो एक कठपुतली हो जो उनके इशारों पे खेल रहे हो। तो मेरे को ये पता था, मैंने 2 साल 3 साल जो संघर्ष किया, जो मेरे माता पिता ने संघर्ष किया, भले हमको सफलता ना मिली, बट उस जर्नी से मैं ये सीख चुका था, संघर्ष करने वाले को सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मेरे को ये पता था मैं 500 की जगह 1000 वीडियो डालूंगा, बट मेरे को ये पता कोई एक वीडियो ऐसा होगा जो चल जाएगा, जो लोगों को पसंद आएगा, और वो जो प्यार मैं चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के थ्रू, वो मेरे को मिलेगा। फिर मैं उस समय पर प्रेमानंद जी के पास गया था। मतलब जब ये सब चीजें नहीं चल रही थी, मैं एक बार फिर उसी स्ट्रगल वाले जोन में था कि ना एमबीबीएस वाली जिंदगी अच्छी चल रही है। क्योंकि ऐसा था कि पहले एक्साइटमेंट था एमबीबीएस में आए नए नए, ठीक है, ना वो लाइफ अच्छी चल रही है,
ना, और बाकी सारी चीजें जो आपके आसपास की होती है ना वो अच्छी चल रही हैं। यहाँ स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं बट कुछ मिल नहीं रहा है। और ऐसा था कि उस टाइम पर लोग भी बहुत मजाक उड़ाने लग गए थे। तब मैंने ऐसा सोचा था कि एक बार वृंदावन जाके आते हैं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति का जीवन में कोई काम ना हो रहा हो, जिसने बहुत प्रयास कर लिए हो, वो एक बार जाकर प्रेमानंद जी से जरूर मिले। उनके अंदर वो शक्ति है, उनकी आंखों में जब आप देखोगे तो उनकी आंखों में देखने से आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में भगवान क्या है, एक शक्ति इस अर्थ पर मतलब है, एग्जिस्ट करती है, वो चीज आपको समझ में आएगी। तो उस समय मैं प्रेमानंद जी के पास गया था, उनसे मिला था। उनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल है आज के समय में, तो बात नहीं हो पाई थी, बट उनकी जो चेहरे की चमक है वही अपने लिए बहुत है। अगर आपने उनके चेहरे को देख लिया तो आप मतलब वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को देखेंगे और प्रेमानंद जी के चेहरे को देखेंगे, सेम चमक, सेम रोशनी और सेम फीलिंग आपको अंदर से महसूस होगी। तो उस टाइम पर मैंने प्रेमानंद जी को देखा था। जैसे ही मैं वृंदावन से वापस लौटा, मैंने सोचा कि खोने के लिए अब मेरे पास मतलब वो, उनको देखने के बाद, उनको मिलने के बाद एक दिमाग के अंदर जो माइंड सेट था, जो प्रोसेस था, वही पूरा चेंज हो गया था। मैंने सोचा कि पहले मैं ये सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो ये वो, फिर मेरा पूरा माइंड सेट ही चेंज हो गया कि अब मेरे को यूं कि लोग क्या करके दे रहे हैं अपने जीवन में। मजाक उड़ाने के अलावा अपन को 4-5 अच्छे दोस्त हैं जो अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हर व्यक्ति मजाक उड़ाने में अपनी टांग खींचने में लगा हुआ है। मैंने सोचा वैसे भी वो कुछ करके नहीं दे रहे हैं, इतना मजाक उड़ा ही रहे हैं, और क्या होगा, 20-25 लोग और मजाक उड़ा लेंगे, कितनी देर उड़ाएंगे मजाक, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिस दिन मैं कुछ करके बताऊंगा उस दिन उनको ये बताऊंगा कि मैं क्या चीज था और मैंने क्या करके दिखाया। मैंने सोचा जो बोलना है, जो सोचना है करें। मैं रात को ऐसे ही सोया ये सब चीजें सोच रहा था, मेरे दिमाग में अचानक एक थॉट क्लिक किया कि ये डाल के देखते सुधांशु। मैं इंस्टाग्राम पर पहले छोटी मोटी चीजें डालता था, क्लिप वीप एडिट करके। फिर मैंने सोचा कि फेस वैल्यू बनाते हैं और जो बोलना मैं सीखा हूं इन 2 सालों में वो बोलकर मैं यहाँ डाल के देखता हूँ। मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, उसको पूरी रात भर बैठ के एडिट की और रात को 3 बजे के आसपास मैंने अपलोड की। ठीक है, और रात को 3 बजे कौन देखेगा उस वीडियो को, कोई नहीं जग रहा होगा, कोई नहीं देखेगा उस वीडियो को। बट मेरे को यह था कि फिर 200-300 व्यूज आएंगे, वही चल रहा था। 200-300, 4-5 दिन बाद 1000 व्यूज, वही। और जब मेरी सुबह 9-10 बजे के आसपास नींद खुली, मैंने देखा तो बहुत अच्छा सपोर्ट, मतलब जो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। मतलब लगभग 25-30 हजार के आसपास व्यूज थे। जो व्यक्ति 200-250 व्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी वीडियो पर अगर 25-30 हजार व्यूज थे तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय मेरे लिए। तो 25-30 हजार व्यूज थे। और कमेंट बॉक्स में जब मैंने जाके देखा तो बच्चों का मतलब वो प्यार था जो मैं देखना चाहता आज दिन तक। मैंने बोला मिल गया अपन को रास्ता, और अब इसी चीज को पकड़ना। और तब मैं एल्गोरिदम समझ गया था कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है, कैसे चलती है व्यूज। और उस टाइम पर ऑटो डीएम का ट्रेंड चल रहा था कि अगर आपको ये चीज चाहिए आप डीएम करो। मतलब उस टाइम पे ये बड़े बड़े जो एडिटर हैं वो चीजें सेल करते थे, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपके डीएम में भेजूंगा। मैंने बोला ये चीजें बेच रहे, ये चीजें बेच नहीं रहे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे। तो ये लोग ये चीजें दे रहे हैं। मैंने इन 2 सालों में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर रखा था, जिनके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया, टेस्ट सीरीज बनाया, क्योंकि ये तक खुद का खर्चा चलाने के लिए कुछ तो अपन को अर्न करना ही है। तो 5-10 हजार महीने के वो देते थे, उनके लिए 15-15, 20-20 घंटे में काम करता था और ये चीजें बनाता था। मैंने सोचा अपन ने बहुत चीजें बना रखी है सुधांशु, अभी ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी जगह अपन ये कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और मेरे को मेरे कंटेंट पे भरोसा था कि ऐसी चीज शायद आज दिन तक इंडिया में किसी ने नहीं बनाई होगी। उस कंटेंट को मैंने ऑटो डीएम के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करवाना शुरू किया। मैं ये कहता था कि अगर फिजिक्स की आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट कर दो फिजिक्स, वो फॉर्मूला शीट आपके डीएम में पीडीएफ आ जाएगी। अब बच्चे कमेंट करते थे, जितने कमेंट बढ़ रहे थे, जितने शेयर बढ़ रहे थे, जितने व्यूज बढ़ रहे थे, इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट बढ़ती जा रही थी। ये एक यूनिक आइडिया था जो मैंने सोचा। अगले दिन फिर ऐसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, 2-3 दिन उसके ऊपर पूरी मेहनत करके एडिट किया, वो जो पीडीएफ मेरे को देनी थी उसको पूरा तैयार करवाया, और तैयार कर 4-5 दिन बाद मैंने वो वीडियो रात को वैसे ही मैं 9-10 बजे डाल के सो गया था। सुबह उठ के देखा 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे उस वीडियो पे। और मतलब 1 मिलियन व्यूज देखने के बाद मेरे को अब ये समझ, और मैं रात को सोया तब करीबन मतलब मेरे 1100-1200 कुछ फॉलोवर थे, और सुबह उठते ही मतलब वो पीछे के वाला आंकड़ा लिखा हुआ आ गया था कि 10.2 के, ऐसा कुछ मेरे को आज भी याद है, 10.2 के वाला आंकड़ा लिखा हुआ आ गया था। और उस दिन मतलब मेरे को ये हुआ कि अब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और अब सब चीजें मैं ऐसे ही बच्चों को प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि आप जाकर बकवास कर रहे हो, 4-5 बातें बोल दी, या फिर आपने कुछ फालतू की बकवास कर आप आ गए। मेरे को कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, काम की चीजें प्रोवाइड करवानी है, तो वो चीजें मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता गया। और वहां से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। शायद आज इंडिया का मेडिकल क्रिएटर कम्युनिटी में मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्स्ट नंबर पे आने वाला क्रिएटर हूँ, जिसने 6 महीने के अंदर अंदर 75K की फैमिली इंस्टाग्राम पर, लगभग 12-13 हजार के आसपास सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, और 8-10 हजार के आसपास सब्सक्राइबर मैंने टेलीग्राम पर गेन किए। तो मैं इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेड क्रिएटर बन चुका हूं अब तक, जिसने ये सब चीजें ग्रो की थी। जी बिल्कुल। आपका जो एक ऐप है सुधांशु एमबीबीएस करके, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मतलब ये सुधांशु एमबीबीएस ऐप मैंने उसी विजन को देखकर बनाया था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है,
आज अगर कोई कोर्स बेच रहा है 30-30, 40-40 हजार में नीट के कोर्स बेच रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज 10,000 में बेच रहे हैं। मैंने बोला यार मेरे जैसा व्यक्ति जो गांव में पढ़ रहा था, जो 5,000 का एक कोर्स नहीं ले पाया था, 2 व्यक्ति ने मिलकर लिया था, वो ये 30-40 हजार का कोर्स कैसे लेगा? इस सोच को मैंने सोचते हुए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, गांव के बच्चों के लिए कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जो 5,000 का एक कोर्स नहीं ले सकता है, उनके लिए भी तो मैं कुछ करूं। तो मैंने सोचा कि अब इतना सब कुछ स्टेब्लिश हो चुका है, तो अब चीजें मैं मेरा खुद का ऐप बनवाऊंगा, उस पे एक ऑर्गेनाइज वे में उनको चीजें दूंगा, ताकि इधर उधर उनको भटकना ना पड़े, बार बार आके वो इंस्टाग्राम की रील पे कमेंट कर उनको इंस्टाग्राम चालू नहीं करना पड़े। मैं चाहता हूं तुम इंस्टाग्राम डिलीट करो, यूट्यूब डिलीट करो, मैं चाहता हूं तुम उस सुधांशु एमबीबीएस ऐप पर आओ, क्योंकि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अब एक वीडियो मेरी भले देखने आए, बट 10 और देख के जाओगे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि अब तुम वहां मत आओ, तुम मेरे ऐप पर आओ, जहां पर सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में तुमको मिल जाएंगी। और इंडिया में शायद पहली बार मैं बता रहा हूं हिंदी मीडियम का इस लेवल का कंटेंट मैंने बना के तैयार किया है मेरे दम पर। और आज मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, जो टीम मतलब दिन रात उस चीज के पीछे लगी पड़ी है। चाहे आप कॉलिंग टीम की बात कर लो, कंटेंट क्रिएशन की बात कर लो, वो दिन रात इस चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। और हम सब ने मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन चीज मतलब बना के तैयार की है कि शायद अब तक उस यूनिक लेवल का क्वेश्चन बैंक इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा। आप देखोगे तो एक चैप्टर है जिसके 100-200 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, हमने ऐसा नहीं किया है। नीट में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, वन लाइनर, असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट 1 और 2 वाले, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द कॉलम, डायग्राम बेस्ड। तो इस तरह की हमने हर चैप्टर की 10-10 अलग अलग क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है कि अगर आपको असर्शन रीजन प्रॉब्लम, रीजन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप वो सॉल्व कर लो। इस तरीके से हर चीज हमने हिंदी मीडियम में भी थी, इंग्लिश मीडियम में भी थी। और ये सब चीजें हमने मतलब इस तरह से मैनेज किया कि हम 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच बीच में हम ये सब चीजें देते, क्योंकि हर बच्चा इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता और फ्री ऑफ कॉस्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पीछे 20 लोगों की टीम और काम कर रही है। उन 20 लोग वो फ्री तो काम कर नहीं सकते, तो उनको भी कुछ देना पड़ता है। ऐप का इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, ऐप मैनेजमेंट का चार्ज, ऐप बनवाना, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। बट मैंने ये ट्राई किया कि भले मैं कुछ ना कमा पाऊं इस चीज से, बट फिर भी मैं ऐसा कुछ बना दूं जिससे कि फायदा हो। और मेरे को हमेशा से मेरा ये रहा है कि पैसे से ज्यादा मेरे को नाम कमाना है। वही चीज मैंने इस ऐप में की कि मैंने उस ऐप को इस तरीके से बनाया कि कम कॉस्ट में बिल्कुल बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हमारी कॉलिंग, कोई ऐप में लॉगिन करता है, कॉलिंग टीम उसको कॉल करती है, तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारी सुधांशु भैया से बात करवा दो, कि हम भी हिंदी मीडियम से हैं, मैं दिन में शायद चाय की थड़ी पे काम करता हूँ और रात में पढ़ाई करता हूँ, और मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है इस चीज को देने के लिए। आज हमारे 1-on-1 मेंटरशिप का जो कोर्स चलता है, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए उनके पास 1,000 रुपए भी नहीं है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। और ऐसे आज मेरे पास जितने एडमिशन है उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी बिल्कुल, मैंने बोला आपके पास नहीं है पैसे, हमने पहले तहकीकात की, पूरी हिस्ट्री देखी कि वास्तव में ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले भी बहुत लोग हैं। और हमने बिल्कुल मतलब वीडियो कॉल पे देखा कि वास्तव में वो चाय की थड़ी पे काम कर रहा है। हमने ये देखा कि वास्तव में उसका घर टूटा हुआ है, जिसके ऊपर मतलब एक पक्का प्लास्टर भी नहीं लगा हुआ है। हमने वो चीजें देखी, और जब ये देखी तो हमें ये लगा कि शायद ये सुधांशु एमबीबीएस ऐप, या शायद हमने जो 2 साल से मेहनत की है वो इन बच्चों के लिए कि अगर इन 10 में से एक का भी किसी का सिलेक्शन हुआ तो मैंने जो मेहनत की है वो वर्थ इट है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत सारी चीजें दी, और इसी विजन को देखकर ये सुधांशु एमबीबीएस ऐप बनाया था। जी। जो बच्चे आज नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके माता पिता उनको किस तरह से सपोर्ट करें? सपोर्ट का मतलब यही है, मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूँ तो बहुत सपोर्टिव थे। चाहे मैं फाइनेंशियली बात करूँ, चाहे आप मेंटली बात करो, उन्होंने मेरे को जीवन में बहुत सपोर्ट किया। जब मतलब मैं ऐसा होता था कि टेस्ट में ऐसा तो है नहीं हर बार 700 ही नंबर आ रहे हैं, बहुत बार टेस्ट में कम मार्क्स आते थे। मैं शायद इन 8 महीनों में एक सिंगल दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैं रोया ना हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी रात को जब आदमी बेड पे सोने जाता था, तब उसके दिमाग में एक ही चीज कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा सुधांशु तेरा। तो वही सब चीजें सोचकर मतलब हमेशा आंखों में आंसू होते थे और मैं सोता था, ये चीज हमेशा चलती थी। बट जब अगले दिन उठकर मम्मी को ये बात बताता था, पापा से इतनी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वही रहता है कि मम्मी को आप हर चीज खुल के बता पाते हो। और मेरे पापा भी ऐसा बहुत सेंसिटिव, अगर मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं यहाँ रो रहा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो अगले दिन ये बोल देंगे तू नीट की तैयारी छोड़ दे, बट ये कष्ट तू मत सहन कर, यूं करके वो मेरे को घर ले आएंगे। मैं ये जानता था। मैं जब भी मम्मी को ये सब चीजें कहता था तो वो मतलब मेरे को बहुत समझाती थी कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन बाद मतलब ऐसा रहेगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। और आज सब कुछ सही हो भी चुका है। मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी नीट में सिलेक्शन होने के बाद मेरा और मेरी फैमिली की जो कंडीशन थी वो बहुत बदल गई। मैं आज सभी नीट एस्पायरेंट को यही कहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर 1 साल मेहनत करने से आप अपनी और अपनी पूरे परिवार की कंडीशन बदल सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकते हैं, तो 1 साल मेहनत करने में क्या दुख है। और वो 1 साल का संघर्ष तो आपको करना ही। अगर 1 साल संघर्ष करने से आप सब कुछ अगर चेंज कर सकते हैं, तो वो 1 साल का संघर्ष मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ी जिंदगी है, उसमें 1 साल अगर आप सही से खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे।
अगर आप घूमेंगे नहीं, आप अच्छे दोस्त नहीं बनाएंगे, आप फोन नहीं चलाएंगे, आप सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। जी। ये 1 साल का संघर्ष आपको अगर बहुत कुछ दे सकता है तो वो 1 साल का संघर्ष जो है वो वर्थ इट है। और किसी भी चीज, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना हो, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, आपको जो भी करना हो, जी। 1 साल की मेहनत बहुत कुछ है उस चीज के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं जब फर्स्ट साल होम सिकनेस थी तो मैंने पैकिंग कर कर बिल्कुल मैं निकल चुका था। डिपो बस स्टैंड पे मैं आ चुका था कि मेरे को घर आना है, मेरे को नीट वीट कुछ नहीं करनी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, मैं वो एग्जाम दूंगा और वो कर लूंगा। कहाँ लैब असिस्टेंट और आज कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर, कहाँ इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, वो सोचो। उस टाइम पर मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर तू आज घर आ गया लौट के तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो तू रहेगा या मैं, बट अगर तू इस घर में आया तो मैं वापस इस घर में नहीं रहूंगी, इसलिए तेरे को, तू मर जाए भले वहां पे, बट तेरे को वहां रहना ही है, तेरे को वो संघर्ष करना ही है और तेरे को ये सब चीजें करनी है। तो मतलब मेरे को उस, भले वो बोलने का उनका टोन तरीका इस तरह का था कि मेरे को ये लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, बट वो समझदारी मेरे को ये थी कि ये जो कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैंने यही किया, यार ये मेरे लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं। जब मैंने अपने सबसे कठिन फेज में गुजर रहा था, जब नीट के 2-3 महीने बाकी थे, तो मेरे पापा यहाँ से स्कूल से छुट्टियां लेकर वहां आए थे और मैंने देखा था कि 10 बाय 10 का एक कमरा था जिसके अंदर हम 2 जन ऑलरेडी रहते थे, तीसरे मेरे पापा थे। उस रूम में ही मतलब मेरे कपड़े वो धो रहे हैं, मेरे लिए खाना वो बना रहा है। आप सोचो, 10 बाय 10 के कमरे में मार्च अप्रैल की गर्मी में, उस गर्मी में पंखा आप चला नहीं सकते हो, क्योंकि अगर पंखा चला रहे हो तो नीचे गैस बुझ जाएगा। आप पंखा चला नहीं सकते हो उस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में। अगर मेरे पापा बैठकर हम 3 जनों का खाना बना के मेरे को खिला रहे हैं, सुबह 4 बजे मेरे लिए वो उठ रहे हैं ताकि मैं उठा पाऊं, मेरे को चाय बना के दे रहे हैं, और यहाँ घर पे मम्मी संघर्ष कर रही है, कर ही रही है, पापा इतना मेरे लिए कर रहे हैं, तो वो चीजें मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मेरे को यूं था कि यार इनको ये सब चीजें करके देनी है। आज जितनी सिलेक्शन की नीड मेरे को नहीं, उससे ज्यादा नीड उनको है। बिल्कुल। तो मैंने वो संघर्ष देखा था उनका कि ये मेरे लिए जितना कर रहे हैं इन सब का रिटर्न मेरे को देना है। और ये सब चीजें देखकर मतलब मेरे को बहुत अंदर से ये होता भी था कि क्या कर रहा है सुधांशु, यार ये सिलेक्शन तेरे लिए बहुत जरूरी है यूं। और उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। और मैं आज नीट एस्पायरेंट के जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये कहूंगा कि हो सकता है फाइनेंशियली शायद आप आज इतना सपोर्ट नहीं कर पाए बच्चों को, तो फाइनेंशियली अब नीट में इतनी जरूरत भी नहीं है। हर चीज, वीडियो लेक्चर सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे फ्री में, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप 5-10 हजार अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐप है जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप बहुत कम पैसों में भी नीट की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं। बट मेंटली हर बच्चे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज वो लैग कर रहा है, आज वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहा है, तो आपका शायद एक मोटिवेशन, आपकी शायद वो 4 बातें उसको अगर अंदर से हिट कर जाएंगी तो हो सकता है कि वो जो चाहता है उससे बहुत अच्छा करके जाए। तो मैं यही कहूंगा कि सपोर्ट मेंटली करना चाहिए, फाइनेंशियली हर व्यक्ति पॉसिबल नहीं है कि अच्छा सपोर्ट कर पाए। जी, आपकी इस पूरी सक्सेस या फिर लाइफ चेंजिंग के साथ में आप आध्यात्मिकता या भगवान का कितना सपोर्ट मानते हैं, या उन पर कितना विश्वास करते हैं? भगवान का मतलब ये था कि शुरुआत में जब नीट की प्रिपरेशन करता था तो इन सब चीजों में मतलब ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं था कि रोज मंदिर जा रहे, रोज पूजा पाठ कर रहे, इतना समय मिलता भी नहीं था क्योंकि रोज 7 बजे उठ के कोचिंग जाना है, उससे पहले मंदिर जाना, रात को 2 बजे जो पढ़ के सोया वो इतनी जल्दी उठ नहीं पाता था। तो वही था कि उस समय मतलब एक चीज थी कि मैं गायत्री मंत्र लिखता था रोज, कि सुबह उठे कोई काम नहीं है तो एक काम करो 10-11 गायत्री मंत्र लिख लो, जितना टाइम मिला। ऐसा कोई फिक्स नहीं था गिनती कि एक लिख रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, तो वो गायत्री मंत्र लिख लेता था। बस यही थी उस टाइम पे मेरी पूजा। और मेरे रूम में भी मतलब पूजा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, वो गायत्री मंत्र की जो किताब थी और एक हनुमान चालीसा थी, वही 2 पूजा करने की चीजें थी, और उन्हीं को मैं कभी पढ़ लिया कभी लिख लिया, ठीक है। बट जब से मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ, जब से मैं एमबीबीएस में आया, जब मैंने ये देखा कि लोग कैसे हैं, ये चीजें मैं समझी, और जब मैं अध्यात्म की ओर बढ़ा तो सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत मेरे को मिला वो है प्रेमानंद जी महाराज। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। जब मैंने एमबीबीएस में आने के बाद सबसे बड़ा डाउनफॉल जब मैंने देखा, जब मेरे पास मतलब ऐसा हो गया था कि मैं अब क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय मैं प्रेमानंद जी के 1-1, 1.5 घंटे के वीडियो देखता था। वो मतलब बहुत मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे। उनकी जो कई बातें हैं जब वो मैं खुद से रिलेट करता था तो मेरे को लगता था कि जीवन की वास्तविक सच्चाई तो यही है, ऐसा मेरे को लगने लगा। और शायद आज मैं इस कम उम्र में ये सब बातें बोल रहा हूँ, इस अध्यात्म के बारे में बोल रहा हूँ, सब लोगों को लगेगा कि शायद झूठ बोल रहा हूँ या फिर शायद बनावटी है, बट मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर आपके जीवन में आप कहीं फंसे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ शायद आप वृंदावन जाना अपनी मर्जी से नहीं होता है। वृंदावन जब भगवान श्री कृष्ण का बुलावा होता है वही जा पाता है। आप अपनी मर्जी से अगर ये सोच लो आज की मेरे को कल वृंदावन जाना है, मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं जा पाओगे। आप तभी जा पाओगे जब भगवान श्री कृष्ण का बुलावा होगा वृंदावन की, ये खास बात है। प्रेमानंद जी से आप अपनी मर्जी से नहीं मिल पाओगे, वो उनकी जब मर्जी होगी तभी आप मिल पाओगे। ऐसा मैंने फील किया, बाकी वास्तव में क्या होता है वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने ही फील किया। बहुत बार ऐसा प्लान बनाया बट कैंसिल हुआ है। बट जब वास्तव में उनका बुलावा था, जब मुझे जरूरत थी,
जब आप घर बैठकर उनकी पूजा कर रहे हो, जब आप घर बैठकर उनके वीडियो देख रहे हो और उनको ये लगे कि हाँ अब ये मेरे काबिल बन चुका है कि आके मेरा दर्शन कर पाए, तब आप वहां जाओगे, जब आप प्रेमानंद जी को मिलोगे, उनकी वीडियो देखोगे, और देखने से कुछ नहीं होगा, जब उनकी बातें आप अपने जीवन में उतारोगे, आई एम 100% श्योर कि आप जिन भी मुसीबतों में होंगे, आप जिन भी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटी इस बात की। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में पधारने के लिए। तो आज नीट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे और उनके माता पिता को भी उनको सपोर्ट किस तरह से करना वो प्रेरणा लेंगे। तो आपका इस शो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, आज आप युवा जनरेशन देखेंगे, आज मतलब मैं यही जानता हूँ कि इस वीडियो से मतलब युवा बहुत मोटिवेट होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि नीट क्रैक करना, जेई क्रैक करना, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्टार्टअप, मैंने खुद का बिजनेस मतलब मान लो, यही स्टार्टअप मान लो मैंने सेट कर लिया है, तो मैं यही कहूंगा कि आज शायद बहुत सारा आप देखोगे हर दूसरा व्यक्ति एक मतलब उस चीज से स्ट्रगल कर रहा है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, जी बिल्कुल, ठीक है, उसके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। मैं सबसे बेहतरीन बात जो आपको कहूंगा वो ये है कि सबसे बेहतरीन अर्निंग का सोर्स आज सोशल मीडिया है। आप एक साल इस सोशल मीडिया को डेडिकेशन के साथ दे के देखो, मैं 100% मेरे को पता है कि आप हो, मैं हूं, कोई भी XYZ पर्सन, जी बिल्कुल, किसी न किसी के पास, हर किसी के पास एक मोबाइल है, ठीक है, 1000-2000 का खर्चा और कर वो एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकता है नॉर्मल, ठीक है, और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है जी। आप उस टैलेंट का अच्छा फायदा उठाओ, आप उस टैलेंट के बारे में रिसर्च करो, आप जानो, और एक अच्छी चीज आप कर सकते हो इस सोशल मीडिया पर, और बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है ये चीज। आप शायद आज अपने यहाँ का लोकल एनवायरमेंट में बताता हूँ कि एक टीचर की नौकरी लग गई या सरकारी नौकरी लग गई, आदमी बहुत खुश है, 50,000 रुपए कमा रहा है, बहुत खुश है, और उसके लिए भी आपको 1 साल मेहनत कर दी। बट अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट है जो शायद क्रिएटिविटी है जो किसी और के पास नहीं है, तो मैं कहता हूं उस क्रिएटिविटी को आप लाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूं पढ़ना छोड़ दो और ये यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ, पढ़ो लिखो सब करो, बट अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो घर का मेंढक बनकर छुप कर मत बैठो कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे को चिढ़ाएंगे। जिसको जो करना है वो आपके घर में आके कुछ करके नहीं दे रहा है, जो करना है आपको खुद को करना है। तो आप आओ सोशल मीडिया पे कुछ करो। मैं बता रहा हूँ वो जो 3rd ग्रेड टीचर की या 4th ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड लेक्चरर जो कमा रहा है, शायद उससे कहीं गुना ज्यादा आप अगर 1 साल यहाँ मेहनत करेंगे तो कमा पाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आपको इस चीज को भी समय देना चाहिए आज के समय में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।